हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी हिंदी और सामान्य ज्ञान एक साथ आपकी क्लास होने वाली है। मॉडल पेपर पहला लेकर आए हैं। इसमें आपकी यूपीपीसीएल और यूपीआरबीयूएनएल दोनों की एक साथ तैयारी करेंगे। सेम पैटर्न है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। आपका हिंदी का 55 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न, दोनों का एक साथ हम तैयारी करेंगे। मॉडल पेपर पहला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, असम, उड़ीसा। तो बांदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें भी आपको कई चीज़ें ध्यान रखना है, जिससे ये आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। कहीं अगर आपको जिला पूछ लिया तो भी आपको दिक्कत ना हो, तो आपको जिला याद रखना है। चाम राजानगर ये जिला है जहाँ पे ये आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और चीज़ें याद रखनी हो तो आप याद रख सकते हैं, जैसा कि ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये किश्तवाड़ जिले में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो भी आप वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, इस उद्यान का क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो 425 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो वो आंदोलन आपका चिपको आंदोलन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपका चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय रक्षा आंदोलन था। ये आपके भारत के उत्तराखंड राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है उसका नाम क्या है। कई तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो उत्तराखंड राज्य आपका, इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए सन भी आपको याद रखना है 1973 ईस्वी में चमोली जिला के नाम भी पूछा जा सकता है, तो चमोली आपको याद रखना है। देखिए, कई चीज़ें इसमें और जुड़ी हैं जो पूछी जा सकती हैं आपसे, उसको भी याद रखना है कि आपके इस आंदोलन से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हैं, या मुख्य नेता आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य नेता सुंदरलाल बांकुड़ा जी आपको याद रखना है, सुंदरलाल बांकुड़ा ये प्रमुख नेता थे इसके। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, सुंदरलाल बांकुड़ा। इसमें कई नाम और आपको याद रखना है जो इस आंदोलन से जुड़े थे, जैसे आपके चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, कामरेड गोविंद सिंह रावत। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में एआई के नेतृत्व वाले नवाचार में तेजी के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसको आप नास्कॉम ने मार्च 2021 में एआई गेम चेंजर्स कार्यक्रम की घोषणा की, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस कार्यक्रम के लिए भागीदार है? इसमें आपकी जो करंट के क्वेश्चन है वो भी, और आपके सामान्य ज्ञान, यानी कि
आपके जो यूपी पीसीएल में पूछा जाता है जनरली वो आपका करंट अफेयर्स भी आपका सामान्य एग्जाम में होता है। बहुत ज़्यादा कोई बदलाव इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपका सही जवाब हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ भागीदारी के द्वारा एआई गेम चेंजर कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपको इसको याद रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो अवार्ड है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार को बढ़ाने पर जोर देता है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि मोबाइल सेवा ऐप स्टोर आपका भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर है। ये आपका विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 जैसा कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ये इतने अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। अगला प्रश्न है अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? क्योंकि कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि और सभी ऑप्शन को आप देख सकते हैं, कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने, यहाँ घटने की बात की गई है। ऐसा कुछ अगर होता है तो आपका खाना तेजी से नहीं पकेगा। कुकर के अंदर पानी का कम क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम, यहाँ भी कम की बात करी गई है। क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं है। तो इसी तरह आप भी एग्जाम की पीरियड यानी एग्जाम के समय में आप ऑप्शन को बखूबी पढ़ के समझ के उनको छांट सकते हैं, छांट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। ये एक मेथड आप लगा सकते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका आपेक्षिक घनत्व मापता है। याद रखिए एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो हम प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहे हैं वही आपकी एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाए। तो अपेक्षित घनत्व तो आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर की बात करते हैं, ये आपका वायुमंडलीय दबाव, याद रखिएगा ये वायुमंडलीय दबाव मापता है। पायरोमीटर की बात करते हैं तो पायरोमीटर आपका उच्च तापमान, याद रखिएगा, या कहीं आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए उच्च तापमान के साथ आप विकिरण मापी भी लिख लीजिए। कहीं कहीं आपको उच्च ताप मापी ना लिख करके विकिरण मापी लिख दिया तो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना रहे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विकिरण मापी या उच्च तापमान या आपका पैरोमीटर, याद रखना है दोनों चीजें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यापगत सिद्धांत कहा जाता है? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी सन की बात करते हैं तो 1848 ईस्वी आपको याद रखना है। ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टाटा साइंस साइरस मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो टाटा साइंस साइरस मिस्त्री मामले में आपको सही कथन चुनना है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के रूप में साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने के टाटा सन्स के फैसले को बरकरार रखा था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और आपके बी रामा सुब्रमण्यम ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के पद से हटाने के कदम को उचित बताते हुए उनके फैसले को बरकरार रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसको कहते हैं चेयरपर्सन 28 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा माधवी पुरी बुच। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माधवी पुरी बुच, इनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। ये स्थान किनका लिए हैं तो भी आपको याद रखना है, अजय त्यागी। इसके पहले उनकी जगह पे अजय त्यागी का स्थान इन्होंने लिया है, आपको याद रखना है। अगर सेबी की स्थापना की बात करी जाए तो एक चीज और आपको याद रखना है, 12 अप्रैल 1992 इस निकाय की स्थापना हुई थी या इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? तो आपका काला दिखाई देती है जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है। कारण क्या है कि ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हरे रंग की तुलना में अधिक होता है। लाल प्रकाश हरे रंग की वस्तु से टकराने पर लाल रंग अवशोषित हो जाता है और बहुत कम परावर्तित करता है, जिससे पत्ती का रंग काला दिखाई देता है। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो विधि आपकी विकिरण, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1980। सही जवाब आपका 1980 नहीं, सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं, 1975 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह आर्यभट्ट, याद रखिएगा, आर्यभट्ट रूस के सहयोग से बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान आपका लॉन्च किया था। तो याद रखना है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह की आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? दांडी मार्च ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर है। क्योंकि महात्मा गांधी ने 12 मार्च, याद रखिएगा इसको भी, कई सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं इनको याद कर लीजिएगा या कहीं नोट डाउन कर जरूर करिएगा। 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से यह 240 मील दूरी भी पूछ सकता है। अगर एग्जाम को और टफ बनाना है तो कई चीज़ें तो कई बार पूछी गई हैं। ये आपका 240 मील की यात्रा थी साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक। क्योंकि ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये नमक कानून को तोड़ने के लिए था। इसकी
शुरुआत यहीं से हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को पूर्वावस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपने कोई चीज़ जला दी तो आपके वो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहाँ आपका, अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कौन सा आपका सही जवाब होगा। केक पकाना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन आपका वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को पूर्वावस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण की बात करें, उसमें आपके बदल जाते हैं लेकिन परिवर्तित होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और केक पकाना आपका रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सटीक आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जो आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जारी किया गया, इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपका 43वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF के लिए सुखोई लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ट्विन सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान आपको बताना है कौन सा है। तो आपका SU-30 या 30 MKI आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। ये आपकी अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो आपका सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। जितनी भी बातें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में दे रहे हैं उसे आप कहीं नोट डाउन करिए या फिर आप याद जरूर रखिएगा। देखिए, ये आपके प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक लंबी श्रृंखलाओं में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपके बेनेगल नरसिंह राव आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहले डिजिटल बस का उद्घाटन 20 अप्रैल 2022 को किया गया। महाराष्ट्र या मुंबई भी कहीं आपको लिखा मिले, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। एग्जाम के समय में आपको बखूबी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहले डिजिटल बस का उद्घाटन 20 अप्रैल 2022 को किया गया। तो महाराष्ट्र या मुंबई, दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर इसमें वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, इसके बाद के जो मॉडल पेपर आएंगे उसमें हम आपको कंप्यूटर के भी 50 प्रश्न, आपके एग्जाम में 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 20 नंबर हर हाल में लाने अनिवार्य हैं। अगली सीरीज में वो भी इंक्लूड करेंगे, उसको हम तभी इंक्लूड करेंगे जब आप इस मॉडल पेपर को बहुत अधिक प्यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।
बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आपका आनंदमठ है, ये 1882 ईस्वी में, सन आपको याद रखना है, सन ही पूछा गया है, 1882 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। तो यहाँ ऑप्शन में कोई दिया नहीं गया है, तो आपको 1882 याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2022 में चर्चा में रहा रेस बर्ड क्या है? अप्रैल 2022 में चर्चा में रहा रेस बर्ड। देखिए, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, शायद इसी महीने होने को है। यूपीपीसीएल एग्जाम को लेकर काफ़ी सख्त रहता है, काफ़ी समय नहीं लगता इसका पेपर और सिलेक्शन प्रोसेस में। ये बात आपको ध्यान में रख कर के तैयारी बहुत ही तेज़ी से आपको करनी है। तो रेस बोर्ड आपका है उड़ने वाली बोट। रेस बोट विश्व की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक रेस बोट है, याद रखिएगा। और इस रेस बोट का परीक्षण 11 अप्रैल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 11 अप्रैल 2022 को उत्तरी इटली के सैन नज़ारों के निकट पो नदी पर किया गया। अगला प्रश्न है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद असफुल्ला खां को किस जेल में कैद किया गया था? मामले में पकड़े जाने के बाद असफुल्ला खां को फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लड़ाई थी किन किन के बीच थी। पानीपत की पहली लड़ाई आपको याद रखना है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी। ये ऐसे नाम है जो बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं, बाबर और लोदी। लोदी वंश के जो शासक इब्राहिम लोदी, उसको भी आपको याद रखना है बाखूबी। ये कंफ्यूज भरे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार गलत हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी आपको याद रखना है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है और आपके सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हिंदी को शुरू करेंगे। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह नमी की मात्रा को बरकरार रखती है। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी आपके नमी को बरकरार नहीं रखती है, नमी जल्दी खत्म हो जाती है। तो आपका गलत आंसर आपको चूज करना था, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी होती है, ये बात सही है। यह रंग में हल्की होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, ये सारी बातें आपकी सत्य हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। कौन सा गलत आपका था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। ये मॉडल सेट है, बाखूबी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ से शुरुआत होती है हिंदी की। ऋतु का अर्थ आपको बताना है क्या होगा? सत्य, इत्र, रूप, कृत। तो ऋत का अर्थ आपका सत्य, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋत शब्द का अर्थ सत्य होता है। मोक्ष और यथार्थ भी
इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, मोच, यथार्थ। कई बातें आपको याद रखनी है जो आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, या तो आप नोट डाउन करिए या तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। रित का अर्थ सत्य, मोक्ष, यथार्थ, कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है एग्जाम के समय में। सेम टू सेम प्रश्न आपको नहीं मिल सकते हैं। शोक करना के लिए मुहावरा आपको बताना है, क्या होता है शोक करना के लिए मुहावरा? सिर चढ़ाना, सिर पर सवार होना, सिर पीटना, सिर भारी होना। शोक करना यानी सिर पीटना आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। सिर भारी होना तो सिर में दर्द होना, इसका मुहावरा हो जाएगा। सिर चढ़ना तो सिर चढ़ना आपका बहुत आदर के साथ बिगड़ जाना। सिर पर सवार होना, इसका मुहावरा भी आपको याद रखना है, किसी बात की धुन होना या किसी वस्तु की जिद करना। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्जा का संधि विच्छेद भू धन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। वचनामृत समस्त का पद आपका होगा वचन रूपी अमृत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। बिना खर्च अच्छा काम, हींग लगे ना फिटकरी, आपने कई बार ये सुना होगा कि घरों में बड़े दादा लोग, दादियाँ कहती रहती हैं। ये तमाम चीज़ें आपको सामान्य सी जानकारी आपको अपने बीच में ही मिलती है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आपको बताना है, उसका क्या होगा? निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष, निर्विकार। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अर्ध विपरीत स्वर आपको बताना है, कौन सा है अर्ध विपरीत स्वर? उ, ऐ, आ, ए। तो अर्ध विपरीत स्वर आपका ऐ है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वर आपके चार प्रकार के होते हैं, विपरीत, अर्धविपरीत और अर्धसंवृत, संवृत। तो यहाँ आपके विपरीत की बात करी गई है। विपरीत आपका जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है वो आपका विपरीत होता है। प्रचक्षु के लिए वाक्यांश, प्रज्ञा चक्षु के लिए आपको वाक्यांश बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, उसकी बेटी हुई, ये तो गलत लग रहा है। गोपाल को लड़का हुआ, ये भी आपका गलत है। मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द की दाढ़ी होती है, तो आपका सही हो सकता था, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, गाय के पूंछ होती है।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें आपको बताना है कौन सा काल है। तो संभाव्य वर्तमान काल है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल बिल्कुल आपका सही जवाब है। देखिए संदिग्ध वर्तमान उदाहरण ले सकते हैं आप कि वह पढ़ता होगा, तो ऐसे अगर वाक्य आपको मिलते हैं तो आपके संदिग्ध वर्तमान होते हैं। तात्कालिक वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वह खाना खा रहा है या वह जा रहा है, ऐसे शब्द आपकी तात्कालिक वर्तमान की उदाहरण हैं। ऐसी चीज़ें आपकी एग्जाम में अगर आती हैं तो आपको बाखूबी अच्छे तरीके से करना है। सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं, इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं सूर्य पूर्व में उगता है। ये तमाम उदाहरण आपको याद रखने हैं, ऐसे प्रश्न के लिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। स्त्रीलिंग शब्द आपको अलग करना है, कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है? हुलास, हरकत, हमला, हवाला। देखिए आपका हरकत ये स्त्रीलिंग है, हुलास, हमला और हवाला ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता आपको बताना है, डाक होगा या भेजी गई सभी चिट्ठियाँ, कौन सा आपका कर्ता है? सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, तो यहाँ आपका चिट्ठियाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कर्ता है। चिट्ठियाँ स्त्रीलिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाक आपका अगर डाक जो भी बच्चे लगा रहे हैं वो आपका करण कारक का उदाहरण होता है डाक। भेजी गई आपकी क्रिया हो जाएगी, सभी आपका विशेषण है। तीसरा आप सब कुछ छांट करके आंसर निकाल सकते हैं एकदम इजीली। विसर्ग संधि आपको बतानी है, किसमें विसर्ग संधि है? निधन कर्म आपका निष्कर्म होता है शायद, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। जिसको भी गलत लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। समधन योग आपका होता है संयोग। सदा धन एव आपका सदैव, यहाँ आपकी वृद्धि वृद्धि संधि हो जाएगी। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विसर्ग आपका ये जो दो बिंदु होते हैं यही आपके विसर्ग होते हैं। तो विसर्ग का उदाहरण आपको बताना था, निधन कर्म आपका निष्कर्म बनता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दुर्गा का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। देखिए दुर्गा का पर्यायवाची आपका धात्री होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारती आपका सरस्वती का ये पर्यायवाची है। श्री की बात करते हैं तो श्रीगृह से आप करते हैं तो ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ज्योत्सना की बात करते हैं, ये चांदनी चांदनी का पर्यायवाची है। ये तमाम चीजें आपको याद रखना है। संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण चिन्ह होता है कि योजक, कोष्ठक, निर्देशक। पहले तो जो चिन्ह आपसे पूछे गए हैं तमाम चिन्ह आपको याद होने चाहिए। योजक चिन्ह आपका थोड़ा सा ऐसे होता है। निर्देशक की बात करते हैं तो योजक के समान होता है लेकिन हल्का सा बड़ा होता है लंबाई में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ आप चिन्ह पहले देख लीजिए, ये निर्देशक है। कोष्ठक की बात करते हैं, कई प्रकार के कोष्ठक आप जानते होंगे, ये छोटा कोष्ठक, फिर ऐसे आपका मझला कोष्ठक, फिर ये आपका बड़ा कोष्ठक, तो ये आपका कोष्ठक है। अवतरण चिन्ह आपका कुछ इस टाइप का रहता है, कोई शब्द अगर लगा है तो ऊपर और नीचे आप इसको लगा सकते हैं, यानी दोनों साइड में। जैसे आप
इस शब्द में लगाना हो तो आप दोनों साइड में ऐसे अवतरण चिन्ह लगता है। ये चीज़ें आपको बताना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो उनके बीच में योजक चिन्ह, योजक और निर्देशक चिन्ह में आपको बताया है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है निर्देशक। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, योजक। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपका जो निर्देशक चिन्ह होता है ये बड़ा होता है, तो इसका और चीज़ें आपको जाननी जरूरी होती हैं और बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इसका प्रयोग जो है विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे इसी का प्रयोग होता है। क्योंकि जैसे अगर आप कथोकथन जैसी बातें हों तो यहाँ आपका निर्देशक चिन्ह लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये आपका कर्मवाच में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच कहते हैं। अगर भाववाच की बात करें, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। भाववाच्य वो होता है आपका जो क्रिया से वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। कर्तृवाच्य भी आपको जाननी जरूरी है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कर्तृवाच्य वो आपका होता है जो कर्ता की प्रधानता होती है, वो आपका कर्तृवाच्य होता है। तमाम छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ आपको बताना है। ऐसी चीज़ें आपको पहली बार मिल रही होंगी। दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत, इसका अर्थ आपको बताना है। ये आपका धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य का कहावत का अर्थ। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा आपको बतानी है कि कौन सी उपयुक्त संज्ञा प्रयोग होगी अचूक विशेषण के साथ। तो अचूक आपका ये निशाना आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जब भी कहीं बात होती है अचूक निशाना तो निशाना की ही बात होती है, निशाना आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्रियार्थक से आपको एक बात याद रखनी है कि क्रियार्थक संज्ञा होता क्या है। ये इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि जब भी क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको याद होना चाहिए। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो उसको क्रिया की क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इसमें उदाहरण भी आपको बता देते हैं, एक दो उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो टहलना जो होता है वो आपका क्रियार्थक संज्ञा होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में आएंगी और आपको 1 नंबर दिलाएंगी। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? देखिए, हिंदी में जो उपसर्ग है उनको आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि आ, नी, अन, अद, का, कु, उन, औ, अब, बिन, दुभर, सु, ये तमाम ऐसे उपसर्ग जो हिंदी में हैं उनको आपको याद रखना है, तभी आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। दुकाल में कैसा उपसर्ग है आपको बताना है, उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो दुकाल आपका हिंदी उपसर्ग का उदाहरण है, क्योंकि जो दू है आपका दुकाल, ये दू आपका हिंदी ही उपसर्ग है, ना तो आपका उर्दू है, ना फारसी है, ना अरबी है। देशज शब्द आपको छांटना है, तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो देशज शब्द आपका डिबिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में आपको रखना है याद। पहला आपका हो जाएगा तत्सम, दूसरा आपको तद्भव, तीसरा आपका हो जाएगा देशज, चौथा आपका हो जाएगा विदेशी। देशज की बात करी गई है तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता ना हो, तो आपका जैसे डिबिया, लोटा, ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं आप जो आपके देशज हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धति, वाक्जाल, रसायन। तो रसायन आपका व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि रसायन आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है आपका रसायन। जैसे अगर आप रसायन का संधि विच्छेद करते हैं तो रस धन आयन, ये इसका विच्छेद होगा। बाकी सब में आपका व्यंजन संधि है। स्तुत्व का विलोम आपको बताना है कौन सा होगा। स्तुत्व का विलोम होगा हे। खगेश का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा। खगेश का पर्यायवाची तो वैनते आपका खगेश का पर्यायवाची होगा। इसकी और पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। खगेश का मतलब होता है आपका पक्षियों का राजा, तो गरुड़, पत्रगारी, खगपति, ये तमाम जो पर्यायवाची हैं ये खगेश के हैं, आपको याद रखना है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे आपकी निरनुनासिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निरनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वर की अगर बात करते हैं तो इसमें आपकी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इसमें आपके उच्चारण में वाय जो है ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार की बात करते हैं। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ओंठों का आकार गोल हो जाता है। जैसे अगर आप ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण करें, ओ औ का करें, तो इसमें आपका होठों का आकार गोल हो जाता है। संयुक्त स्वर की बात करते हैं अगर, इसमें उच्चारण में आपका मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद आपको बताना है, वर्ण विच्छेद बताना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि संधि विच्छेद या अब आपको वाच्य परिवर्तन। तो यहाँ आपका दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताना है, इसका वर्ण विच्छेदन करना है आपका। तो यह का हो जाएगा आधा दा प्लस री और गा, आधा आपका फिर आपका आ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ आपका इन वर्णों का मेल से बना है और विच्छेदन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अशुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो ये तो आपको देख करके पहचान जाना चाहिए। ये जो संकट लिखा हुआ है, संकट आपका ऐसे लिखा जाता है, संकट। बाकी आपके सभी शुद्ध शब्द हैं। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ आपको बताना है। तो दोष किसी का, परिणाम किसी और का, ये लश्कर में ऊंट का बदनाम का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो सुश्रूषा ये आपका सही वर्तनी लिखी गई है। सुहृदय नहीं होता है, यहाँ बड़ा सु का प्रयोग हुआ है। छोटा सु अगर होता तो ये वर्तनी आपकी सही होती।
ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। इसमें स्पर्धा भी आपका गलत लिखा गया है, क्योंकि आपका स्पर्धा ये होना चाहिए था। सादा, आधा सादा सा का इस प्रयोग होना चाहिए। ससीम की बात करते हैं तो यहाँ आपका ससीम का असीम बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। अगला प्रश्न है, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है? भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है? चंद्रबिंदु अनुस्वार होगा, अनुस्वार या चंद्रबिंदु होगा, या मात्राएं आपको दी गई हैं ओ और औ की, ए और ए की मात्राएं दी गई हैं। कौन सा आपका सही जवाब होगा? देखिए, अय पर आपको चंद्रबिंदु और अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है? सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो सनक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अयादि संधि आपको बतानी है किसमें आपकी अयादि संधि है। तो नवधन अक आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपकी अयाद संधि है। क्योंकि इसका आपका नाभिक होता है, संधि रूप भी आप याद रखिएगा। और विकल्प जो आपके दिए गए हैं, जैसे आपका उद्धन योग, ये आपका उद्योग होता है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अप धन, तथा धन एवं तथैव होता है, यहाँ वृद्धि, यहाँ मात्रा की वृद्धि हो रही है, तो जहाँ वृद्धि होती है वो आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। ये आप तो आप जानते ही हैं, नहीं पता आपको तो याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है, तो पल पल आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अन्न जल, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। अंत अनंत, ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। और धर्माधर्म, ये भी आपका वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है। बा उपसर्ग किसमें आपको बताना है? उपसर्ग, बा उपसर्ग किसमें है? उसके पहले एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, विशेषण बताना है आपको। विशेषण बताइए। क्षम, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो यहाँ क्षम में आपका विशेषण है, क्योंकि जो आपका ये क्षमा शब्द से बना है क्षम। बा उपसर्ग किसमें है आपको बताना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बा उपसर्ग। दौलत में आपका बा उपसर्ग जुड़ा है। बहुत ही कंफ्यूज आपको हो रहा होगा इसमें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बदबू होगा या बदनाम होगा, बदहजमी होगा। देखिए, बदबू आपको अगर इसको कंफ्यूज में है या ये है, इसमें बदबू में आपका बद उपसर्ग है। यहाँ बद नहीं, केवल बा की बात की गई थी कि बा उपसर्ग आपको बताना था। जिससे बद में आपका बू लगा तो आपको बदबू हुआ, इसमें आपके बद लगा तो बदनाम हुआ। यहाँ बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बद उपसर्ग लगा कि इसमें बदहजमी बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ में सब में आपको बद उपसर्ग मिल रहा है। सिर्फ आपसे पूछा गया था बा उपसर्ग, ये सिर्फ दौलत में बा लगा है, बदौलत। ये उर्दू का उपसर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। विदेशा शब्द है, आपको बताना है कौन सा विदेशा शब्द है। चश्मा, जूता, जीव, वायु। तो चश्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूता आपका ये देशज शब्द है, जैसे लोटा हो गया।
जीव का एक चीज और याद रखना है, जीव का, ये जीव आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कई बार पूछा जाता है, तो जिन्हा आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। नासिक, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। तो बच्चा आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि बच्चा का अगर तत्सम की बात करते हैं तो यहाँ वत्स होना चाहिए, और पूछा गया है आपसे तद्भव, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा। नासिका का तद्भव नाक होता है। ग्रीष्म की गर्मी, ये गर्मी का तत्सम है। बाकी सभी आपके तत्सम दिए गए हैं, तद्भव आपका बच्चा है। लक्ष्मी की बात करते हैं तो इसमें आपको लक्ष्मी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है चिर और चीर, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो चिर माने पुराना और चीर माने कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया पुराना की बात करते हैं तो नया आपका नवीन होता है, पुराना आपका प्राचीन होता है। किला और खस का अर्थ भी आपको याद रखना है। जैसे किला की अगर बात करें तो किला का आपका हो जाएगा गढ़, और कास का हो जाएगा खांसी। चर और अचर, इसका अर्थ आपको याद रखना है। चर का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, और अचर का मतलब होता है न चलने वाला, यानी अचल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, यानी कि प्राणदा के लिए एक और शब्द आपको चुनना है। तो हो जाएगा आपका जीवन देने वाली। ऑप्शन नंबर बी। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य आपको बताना है। देखिए मिश्र वाक्य रचना के आधार पर आपके इसके तीन भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपको याद रखना है रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद कई बार पूछे गए हैं कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। वाक्य के तीन भेद रचना के आधार पर होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, और जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक के सिवा एक से अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, और दो वाक्यों के मेल से निर्मित वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ आपका संयुक्त वाक्य पूछा गया है, तो दो वाक्यों से निर्मित यानी मेल से निर्मित आपका जो वाक्य होगा वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य आपको, मिश्र वाक्य आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य आपका वो होता है जिसमें आपके मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं रहती हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये आपका सही है, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी आपको बताना है क्या है। तो ये आपका पूरक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरक होता क्या है? पूरक वो होता है कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं वो आपके पूरक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे आपका चौड़ी आपका पूरक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौड़ी की बात करी गई है कि चौड़ी आपका क्या है, वो कचौड़ी आपकी खाने वाली नहीं है। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। वाक्य में की जो है आपका ये किसका बोध कराता है या ये क्या बोध होता है इससे?
जो की आपका लगाया गया है ऑप्शन में वह क्यों नहीं आया, इसीलिए की का ही बोध आपको बताना है। की से आपका कारण का बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल आपको याद रखना है। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल समय कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाँच सौ से 1000 तक ये जो काल दिया गया है आपको, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये आपका अपभ्रंश काल का समय है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो यहाँ आपको अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण दोनों मिला के कितने होते हैं आपको बताना है। तो 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल 52 ध्वनियाँ हैं, 4 आपके अंतस्थ और 4 आपके ऊष्म। या राला व आपकी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आपको पता होगा, सा सा हा, यानी तीनों सा आपके और हा, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो 4 आपके अंतस्थ और 4 आपके ऊष्म व्यंजन, यानी कुल मिला के 8 आपका अंतस्थ और ऊष्म वर्ण होते हैं। मिलके 8 पूछा गया है मिला करके, तो आपको मिला करके बताना है। अलग अलग अगर पूछता तो आप 4 बताते, 4 कोई ऑप्शन में ही नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, मतैक किस संधि का उदाहरण है, तो मतैक आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्योंकि एत धन आयक, ये आपका मतैक होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मात्रा से 2 मात्रा की वृद्धि हो गई है। एक रूप और आप याद रख सकते हैं कि आ या आ के बाद ए या ए आए, तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, तो ये आपके वृद्धि संधि है। कई उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे एक और एक, आप एक और एक, ये आपका एकाएक बनता है। सदा धन एव, सदा धन एव मिलके आपका सदैव बनता है। ऐसे आप तमाम उदाहरण याद रख सकते हैं। महाधन औषधि, महाऔषध होता है। तो ये सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भील का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो भील का भीलनी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए, जाति या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय नी प्रत्यय को प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भील से यहाँ भीलनी आपका बना है, हिंदू से हिंदुनी बनता है, हिंदू से हिंदुनी, ऊंट से ऊँटनी। अगला प्रश्न है, धातु की अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कृत प्रत्यय या कदंत प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कृत प्रत्यय, दूसरा आपका तद्धति प्रत्यय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि आपको बताना है जयपुरी का स्थानीय नाम। तो जयपुरी आपकी ये बोली होगी, तो ढूढ़ाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमाम ऐसी बोलियां हैं जो आपको याद रखना है। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूढ़ाड़ी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है क्योंकि ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। कुछ अन्य बोलियां जो हम आपको बता रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसा कि हरियाणवी की बात करते हैं तो वहाँ बांगरू, देशवाली, ब्रजभाषा में आपको अंतर्वेदी, बुंदेली में आपको बुंदेलखंडी, अवधी में कोसली, बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी की अगर बात करें तो खमटाही और लारिया। ये तमाम ऐसी उपभाषाएं आपको याद रखनी है। स्थानीय नाम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे भी। रा का विवरण आपको बताना है। ये वर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। ये प्रश्न तो अंग्रेजी में आना चाहिए, आपके मन में भी विचार हो रहे होंगे, लेकिन इस समय आपको हर तरह से तैयार होना है, प्रैक्टिस करना है। अंग्रेजी हो या हिंदी हो, आपके एग्जाम में तो दोनों आने हैं। तो उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा आपको बताना है। अंग्रेजी में आपसे पूछेगा तो हिंदी में अनुवाद बताना है। दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ही फील्ड ए स्वीट, ये आपका मीठा वाला स्वेट नहीं है। उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी में अनुवाद ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में इसका अनुवाद आपको बताना है। तो द विलेजर्स आर हियर आर मोस्टली इलिटरेट, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट। ऑप्शन के हिसाब से भी आप छांट सकते हैं, जैसे विलेजर्स आर इलिटरेट, ये सीधे तौर पे गलत हो जाएगा। मैक्सिमम आर इलिटरेट, अधिक से अधिक लोग जो ग्रामीण हैं निरक्षर हैं, तो ये भी आपका गलत। इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं खुद से ही, अगर बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर सब्जेक्ट हर किसी का मजबूत नहीं होता है, ये चीज़ें आपको भी पता है। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, हिंदी में इसका आपको बताना है क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें जब भी आती हैं तो आपके मन में यही विचार होता है कि अगर मीनिंग हमको पता होती तो इसका हम इजीली आंसर निकाल पाते। तो देखिए शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, यही ये बिल्कुल सटीक इसका हिंदी में अनुवाद होगा। द टीचर्स वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वाइटी, हिंदी में इसका बताना है आपको क्या होगा। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वाइटी, तो मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, यही आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा हिंदी में इसका अनुवाद। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में सही युग्म आपको बताना है। तत्सम और तद्भव सही युग्म। अछवाट अखाड़ा, यही आपका तत्सम और तद्भव का सही युग्म है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्रोध रूपी अग्नि यानी क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास आपको बताना है। तो ये कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से 55 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग इसे अच्छे से पसंद करते हैं, अधिक से अधिक इसे आप लोग पसंद करते हैं, तो मैं अगला इसका सेकंड मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। वरना फिर आप लोग
आपको पसंद नहीं है तो फिर लाने का कोई मतलब नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसे वॉच करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।